Hey everyone, welcome to the class. So this is the lecture for class 12 students. So आज से मैं class 12 का lecture start कर रही हूँ. So I first took the economic subject of class 12. So without any further delay, let's move on to the subject. आप क्या क्या पढ़ोगे economics में? 12th class के बच्चे. 12th में बहुत important topics आ जाते हैं economics में, है ना? 11th में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, अभी 12th में भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. जैसे आप पढ़ोगे टोटल 10 चैप्टर्स है आपको. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मैक्रो कंसेप्ट हमने 11th में भी देखा था, है ना? लेकिन हम अभी 12th में और डीपर लेवल पे से पढ़ेंगे. सेकेंड, यूटिलिटी एनालिसिस. यूटिलिटी एनालिसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थर्ड दो पार्ट में डिवाइड है, ए एंड बी. 3A इज डिमांड एनालिसिस एंड 3B इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन कम सप्लाई एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इंडेक्स नंबर्स, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया. These are all your subjects. एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओके मतलब डिग्री लेवल पे भी आपको ऐसे नाम टॉपिक्स के सुनने मिलेंगे. यूटिलिटी, डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई, ये सब. तो डिग्री लेवल पे भी सेम लगभग सेम ही होते हैं. फर्स्ट थोड़ा डीपर लेवल में हम उनको पढ़ते हैं. ओके एंड बाय द वे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसको समझा जाए तो बहुत मजा आता है पढ़ने में. ओके डोंट थिंक इट्स अ थ्योरी, बहुत बोरिंग होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इकोनॉमिक्स इतना बोरिंग नहीं है. इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर समझा जाए तो. समझ में आ जाए कंसेप्ट तो आप एग्जाम में आराम से लिख के आ सकते हो. Okay, so we will start today with the first chapter, that is Introduction to Micro and Macroeconomics. Let's recall में क्या बोला? You have already studied in class 11 the meaning and definition of economics given by different economics. Yes, very true. हमने 11th में पढ़ा है economics का meaning और definition. हम बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट हमने पढ़े. कौन कौन थे वो याद रहेगा तो उसमें एक एडम स्मिथ थे, कौटिल्य जी थे, और थे ये अल्फ्रेड मार्शल थे, और लियोनल रॉबिन्स थे, है ना? कुछ कुछ याद है हमें. सो लेट्स मूव ऑन टू इंट्रो पार्ट. इंट्रो क्या बोल रहे हैं, हाईलाइट किया जाएगा अभी ये. We are here on introduction part. Microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word micros, and which means small or a millionth part. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar French of Oslo University in 1933. Okay. इंट्रो क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहला हम समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स. व्हाट इज इकोनॉमिक? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स. हमने 11th में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कैसे इंसान अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे फुलफिल करता है. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, कोई पूछे आपसे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यू विल से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स. फॉर एग्जाम्पल समझो आपके पास सिर्फ कितने रुपीज है? 100 रुपीज है. बट यू वांट टू बाय अ पिज्जा, टू ईट, अ मूवी टिकट, टू वॉच मूवी एंड अ बुक्स टू स्टडी. Since money is limited, you have to decide what to buy. This decision making is studied in economics.
ओके, तो ये है इकोनॉमिक्स। तो इंट्रो में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बोला है। लेसन 11 में पढ़ा था। माइक्रो वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, और मैक्रो वर्ड भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, विच मीन्स मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। और किसने कॉइन किया ये टर्म? बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रगनार फिंच ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन ईयर भी याद रखो 1933। ओके, लेट्स मूव ऑन। इस बताया है मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। कितने ब्रांचेस है? टू मेन ब्रांचेस। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, याद रखना, इधर बुक में लिख लो लेकर बैठे तो। माइक्रो इक्वल्स टू स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पीपल, फर्म और मार्केट। इंडिविजुअल एक इंसान, एक फर्म, एक मार्केट को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट लाइक मिल्क, इनकम ऑफ वन फैमिली, प्रोडक्शन ऑफ वन फैक्ट्री, सैलरी ऑफ वन वर्कर। It focus on one unit at a time. So that is your microeconomics. Macro equals to large. Macro equals to large. Macro means large. It studies the whole economy of a country. क्या स्टडी करता है ये? होल पूरी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करता है। दैट्स योर मैक्रो इकोनॉमिक। इट स्टडीज द होल कंट्री इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल, नेशनल इनकम, inflation, unemployment, economic growth, GDP. It focuses on the entire economy. समझा? माइक्रो इक्वल्स टू स्मॉल इक्वल्स टू वन पर्सन, वन फर्म, वन मार्केट। मैक्रो इक्वल्स टू बिग इक्वल्स टू होल कंट्री। सो दिस वाज योर माइक्रो एंड मैक्रो। अभी बताया, डू यू नो, हमें रगनार फ्रेंच के बारे में, ये इकोनॉमिस्ट है, हमें इनके बारे में इंट्रो बताया है कि कौन है। ओके, लेट्स रीड आउट। डू यू नो रगनार एंटोन केटल फ्रेंच 1895 to 1973, a Norwegian econometrician and economist, was a joint winner with Jan Tinbergen of the Nobel Prize, first Nobel Prize for Economics in 1969. He was a pioneer of econometrics, the application of mathematical models and statistical techniques to economic data and theories. He coined many economic terms in an article on Business Cycle. French was likely the first person to have referred to the study of individual firm and producer as microeconomics. Moreover, he referred to the study of the aggregate economy as macroeconomics. Okay. Who was Ragnar Finch? Ragnar Finch is Norwegian economist, introduced the term microeconomics and macroeconomics. He won the first Nobel Prize in economics. इकोनॉमिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज इन्होंने जीता इन द ईयर 1969 विद जैन टिम्बर्गेन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या याद रखना है इसमें? रिमेंबर द नेम, इनका नाम क्या है? रगनार एंटन किटल फ्रेंच। पूरा नहीं, सिर्फ रगनार फ्रेंच याद रखोगे उतना भी बस। ओके, रिमेंबर द नेम रगनार फ्रेंच एंड द ईयर 1933। उसकी तो कौन से ईयर में दिया था? ये ईयर में दिया था। क्या दिया था? कॉइन द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो 1933 ईयर याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। ओके, अभी बोला है हिस्टोरिकल रिव्यू, यू शुड नो। हम यहाँ है यू शुड नो पे, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू बता रहे हैं। ओके, क्या क्या? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट, इट इज अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले डेवलप किया गया है। इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। Origin of this approach can be traced back to the era of classical economists Adam Smith, David Ricardo, and J.S. Mill, etc.
It was popularized by neoclassical economist Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890. Other economists like Professor Pigou, J.R. Hicks, Professor Samuelson, Mr. John Robinson, etc., have also contributed to the development of macroeconomics. तो ये था जो हमने पढ़ा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें बताया है, इसमें बताया हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप्ड फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स पहला डेवलप्ड हुआ है। मैनी फेमस इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूटेड टू इट, बहुत फेमस इकोनॉमिक्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, उसमें डेविड रिकार्डो हो गए, जेएस मिल हो गए, फिर बाद में अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बहुत पॉपुलर बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890 में। अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स के नाम बताए हैं जैसे कि पिगॉय, जे.आर. हिक्स, पॉल सैमुअलसन, जॉन रॉबिन्सन, इन सबका सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अर्लियर इकोनॉमिस्ट मेनली स्टडीड consumers, producers, individual markets. This is why microeconomics became popular first. Okay. Now historical review of macroeconomics. Macroeconomics बाद में आया है, तो इसको बाद में इसको बाद में पढ़ा गया है। इधर क्या बोला है, macroeconomics did exist in the past before the evolution of microeconomics. In the 16th and 17th century, followers of mercantilists, a group of English merchants, advocated policies to the government which were based on macro approach. In the 18th century, physiocrats, French thinkers tried to analyze the concept of national income and wealth. Even the classical economic theories of Professor Adam Smith, Professor Ricardo, and Professor J.S. Mill discussed the determination of national income and wealth, but their macro analysis was combined with micro analysis. Thus, micro analysis ruled the world of economics till the Great Depression of 1930s. After the Great Depression, Lord John Maynard Keynes published his famous book, The General Theory of Employment, Interest and Money, in 1936. Keynes used macroeconomics approach to analyze development economic problems. The credit for the development of macroeconomics approach goes to Lord Keynes. Besides Keynes, Malthus, Wicksell, Walras, Irving Fisher, and other economists who have contributed to the development of macroeconomics. Okay. ये तो इस ईयर में ग्रेट डिप्रेशन आया था। इधर बताए हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इवन बिफोर मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकेम अ separate subject, economists discussed topics like national income, national wealth, and during the Great Depression 1930s. Many countries faced unemployment, business failures, economic slowdown. People realized that studying only individual firm was not enough. They needed to study the entire economy. This led to the development of macroeconomics. Okay. ग्रेट डिप्रेशन आया था, तभी बहुत सारे जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, बिजनेस फेलियर्स हो गए थे, बिजनेस इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई थी। ओके ओके, समझा यहाँ तक हिस्टोरिकल रिव्यू तक? वापस थोड़ा रिकैप करेंगे तो स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा है उसका मैं थोड़ा रिकैप देती हूँ। हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, इंडिविजुअल, होल इकोनॉमी, वन कंज्यूमर, वन फर्म, ऑल फर्म, प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम। ओके, Microeconomics studies small individual units while macroeconomics studies the economy as a whole. एक सिंपल क्लासरूम का एग्जाम्पल अगर हम समझे, इमेजिन अ क्लासरूम विद 50 स्टूडेंट्स. इफ यू स्टडी वन स्टूडेंट इट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड इफ यू स्टडी 50 स्टूडेंट्स टुगेदर इट इज अ मैक्रोइकोनॉमिक्स. Okay, this is easiest way to understand the difference.
फिर रैगनार फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया टर्म मैक्रो 1933 में। फिर अल्फ्रेड मार्शल पॉपुलराइज्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। The Great Depression helped the development of macroeconomics. Okay, so let's move on further. Now, meaning of microeconomics. Meaning of microeconomics. Micro means a small part of a thing. Microeconomic thus deals with a small part of the national income. It studies the economic action and behavior of individual units such as an individual consumer, individual producer of, or a firm, the price of a particular commodity or a factor, etc. ओके, समझा? वही है जो हमने ऊपर ऊपर हमने पढ़ा, माइक्रो क्या है, स्मॉल है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। सो हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है मीनिंग। डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन भी बोला है। ओके, एक थोड़ा रह गया था इधर का एक्सप्लेनेशन। ये जो क्या मेनार्ड केन्स ने बुक पब्लिश की थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसमें क्या था, इसने एक्सप्लेन किया था हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन। ओके, तो ये बुक इस बारे में थी। So that's why Keynes is called the father of modern economics, modern macroeconomics. तो Keynes को father of modern macroeconomics कहा जाता है। Other economists who also contributed in the other macro में भी जो other economics जिसने contribute किया था, Malthus, Dickson, Walras, Irving Fisher। Irving Fisher का नाम आपको आगे भी बहुत बार आने वाला है। ओके, तो ये था, तो ये रह गया था। हम थे मीनिंग हो गया, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर थे। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर, स्टडी स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। It studies the behavior of one consumer, one producer, one firm, price of one product, one factor of production. Example, if we study the price of one mobile phone, the income of one family, the production of one factory, then we are studying microeconomics. Okay. We बोला definition of microeconomics. Okay, definition. You have already studied some important definition of microeconomics. Let us review some more definition. हमने 11th में पढ़े थे definition of microeconomics, है ना? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर और दिया है मोराइस डॉब, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। पहला डेफिनेशन क्या है, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल इसका मीनिंग क्या है, इट स्टडी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स जस्ट लाइक अ माइक्रोस्कोप लुक्स एट एवरी स्मॉल थिंग। जैसे माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं ना छोटी छोटी चीजें, वैसे ही माइक्रोइकोनॉमिक्स भी स्टडी करते हैं छोटी छोटी चीजों को। ये एपी लर्नर ने दिया है, ही कंपेयर्ड माइक्रोइकोनॉमिक्स टू अ माइक्रोस्कोप। इसने कंपेयर किया है माइक्रोइकोनॉमिक्स टू अ माइक्रोस्कोप से। बोला क्या बोला है, माइक्रोइकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, द इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स एज consumers and individuals or firms as producers played their part in the working of the whole economy or economic organism। मतलब क्या बोला इधर, माइक्रोइकोनॉमिक स्टडीज हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल फर्म वर्क एंड हेल्प द होल इकोनॉमी। स्कोप ऑफ, ओके। नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। तो ये हम आ गए चार्ट पे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स का चार्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या क्या आएगा, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में आ जाएगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में आएगा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। याद भी हो गया, इतना इजी डायग्राम है।
ये डायग्राम आपको याद करना है, मतलब प्रैक्टिस करना बुक में, याद एग्जाम में हमें ये डायग्राम बनाना होता है। ओके, इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। माइक्रोइकोनॉमिक्स हैज थ्री मेन एरियाज। ये तीन मेन एरियाज है, एक दो तीन। फर्स्ट, theory of product pricing. This theory explains how is the price of a product decided. समझा, ये थियोरी क्या बताती है? How is the price of a product decided? The price depends on first demand and second supply. Demand, how much people wants to buy, and supply, how much producers are willing to sell. Example, suppose mangoes are in high demand but there are very few mangoes available. Okay, price will increase. If there are plenty of mangoes but very few buyers, price will decrease. समझा? Second, factor of theory of factor pricing. अब ये क्या है? Factors of production are factor pricing. क्या कहता है factor of production? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमने 11th क्लास में ही पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट। लेबर, वेजेस। कैपिटल, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। माइक्रोइकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ मच रिवॉर्ड्स ईच फैक्टर गेट्स। फैक्टर, रिवॉर्ड, rent, sorry, factor, reward, land, rent, labor, wages, salary, that is salary, capital, interest, entrepreneur, profit. मतलब वो मैंने बोला ना, फैक्टर और उसका रिवॉर्ड। पहला फैक्टर रेंट, नहीं, पहला फैक्टर लैंड, लैंड का रिवॉर्ड रेंट। दूसरा फैक्टर लेबर, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस। तीसरा फैक्टर कैपिटल, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट। एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ओके, एग्जाम्पल, a factory owner pays rent for land, pays wages to workers, pays interest on borrowed money, and keeps the remaining income as profit. Okay. Third one, theory of economic welfare. Theory of economic welfare. This theory is about using resources in the best way to that so that people get maximum satisfaction. What is economic efficiency? इकोनॉमिक एफिशिएंसी मीन्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज वाइजली। क्या है इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब? यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज वाइजली। इट हैज थ्री टाइप्स। क्या है उसके थ्री टाइप्स? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये है तीन। फर्स्ट, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्रोड्यूस द maximum quantity of goods using the available resources. For example, a factory makes 100 shirts using the same resources instead of only 80 shirts. Okay. Second, efficiency in consumption. Goods should be distributed properly so that more people are satisfied. Example, medicines should reach hospitals where patients need them the most. Third, overall economic efficiency. Produce the goods that people actually need and want. Example, if people need food more than luxury cars, producing more food improves overall economic efficiency. ओके, तो ये था तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। हम आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन दिया है आपके बुक में आगे। ये मैं आपको ओवरऑल बता रही थी इस बारे में। इसको कैसे याद रखते हैं? इस डायग्राम को याद रखने का ट्रिक 3P रूल होता है। 3P, 3P रूल, जिसमें ये हो गया P1, ये हो गया आपका P2 एंड ये हो गया आपका P3।
हो गया। P1 प्रोडक्ट प्राइसिंग, P2 फैक्टर प्राइसिंग एंड P3 इकोनॉमिक वेलफेयर। ऐसे याद रखना है। चलो आज मैक्रो का कंप्लीट कवर अप कर लेते हैं। नहीं माइक्रो का सॉरी, इनफैक्ट फीचर्स आ गए ना बाद में। चलो यहाँ तक पढ़ते, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही आपकी बुक में लिखा हुआ है, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो भी हम पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Macroeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer, and supply analysis, that is individual producer behavior. जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना प्रोडक्ट प्राइसिंग का, हाउ इज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, बाय डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड हाउ मच पीपल वांट्स टू बाय एंड सप्लाई हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। जैसे कि मैंने वो मैंगोज का एग्जांपल दिया था, ये वही है, वो वही मतलब वो हो गया प्रोडक्ट प्राइसिंग। Theory of factor pricing in macroeconomics, land, labor, capital, entrepreneur are the factors that contribute to the production process. Macroeconomics helps in determining the factors rewards for land, labor, capital, entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. Yes, same जो मैंने explain किया था। Theory of economic welfare. Theory of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. Yes, efficiency is the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. Economic efficiency involves three efficiencies: efficiency in production, efficiency in consumption, and overall economic efficiency. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. And overall में आ गया, it means the production of those goods which are most desired by the people. वो मैंने बोला ना फूड का, लग्जरी नहीं फूड है, तो वो पहला प्रोड्यूस होगा। Macroeconomics theory shows under what conditions these efficiencies are achieved. Thus, the focus of macroeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. It does not study the aggregate relation to the whole country. This approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies, etc. are beyond the limits of macroeconomics. Yes, macroeconomics में ये सब नहीं पढ़ा जाता, पॉवर्टी नहीं पढ़ा जाता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं पढ़ा जाता, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ा जाता मैक्रोइकोनॉमिक्स में। ये बियॉन्ड या लिमिट्स है, ये मैक्रो में पढ़ा जाता है। ओके, तो ये था आपका चार्ट और इधर बाजू में था आपका चार्ट का एक्सप्लेनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, माइक्रो और मैक्रो दोनों इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आगे बोला है फीचर्स, क्या है आगे, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स भी हम कवर अप कर लेते हैं। ओके है ना। फीचर्स क्या है, पहला है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थ्योरी, partial equilibrium based on certain assumptions, slicing method, use of marginalism principle, then analysis of market structure, then limited scope। ओके, फीचर्स है, एग्जाम में फीचर्स भी पूछते हैं, आपको लिखना रहता है। क्या करना है, हेडिंग पहले एक्सप्लेनेशन दूंगी फिर आगे बता दूं क्या करना है। पहला है, पहला समझो एक एक पॉइंट का मतलब क्या क्या है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, फर्स्ट फीचर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। नाम से ही पता चल रहा है हमें इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। फर्स्ट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रोइकोनॉमिक स्टडी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी।
पहले बुक का पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस एक्सेट्रा। हमें समझ गया ना, पढ़ के कंटेंट ही इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, तो ये है हमारा फर्स्ट फीचर्स। So macro equals to individual equals to small unit. Second, price theory. Price theory. Macroeconomics deals with determination of the prices of goods and services as well as factors of production. Hence, it is known as price theory. अभी इधर क्या बोला है प्राइस थ्योरी में? Macroeconomics explain how the price of goods and services is decided. गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? द प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। किस पे डिपेंड करता है कोई भी प्राइस किसी भी गुड्स का या सर्विस का? डिमांड पे और सप्लाई पे। डिमांड हाउ मच पीपल वांट्स टू बाय एंड सप्लाई हाउ मच प्रोड्यूसर्स वांट्स टू सेल। Example, if many people want to buy mangoes but there are only few mangoes available, the price increases. That's why डिमांड ज्यादा है, प्राइस सप्लाई कम है ना, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई माइक्रोइकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स को? इट आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। थर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम। Partial equilibrium is the balance between two factors. Macroeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from one other forces and studies its equilibrium independently. क्या बोला है यहाँ पे? Equilibrium. Equilibrium means balance. Equilibrium का मतलब क्या है? Balance. Partial equilibrium studies the balance of only one product or one market without considering the whole economy. एक प्रोडक्ट एक मार्केट को स्टडी करता है, पूरा होल इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ शुगर, माइक्रोइकोनॉमिक स्टडीज ओनली द शुगर मार्केट, नॉट ऑल अदर मार्केट। इसमें वही बात बोली है, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी होना, पूरा होल कंट्री पे लेवल पर स्टडी नहीं होना। ओके, ये शुगर, यहाँ पे शुगर का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। ओके, macroeconomic studies only the sugar market and not all other markets. Fourth one, based on certain assumptions. Yes, certain assumptions पे based. Macroeconomics begins with the fundamental assumptions, other things remaining constant. Okay, क्या बोला है? ceteris paribus, such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. This assumption makes the analysis simple. कुछ assumptions होते हैं। क्या बोला है? Based on certain assumption, macroeconomics make some assumptions to make analysis easy. कुछ assumption लगाते analysis easy बनाने के लिए। One important assumption is ceteris paribus. It means ceteris paribus का मतलब है ये, it means other things remain the same. Other things remain the same. Example, suppose the price of tea increases. While studying its effect, we assume people's income remains the same. Coffee price remain the same. People's taste remain the same. This makes the analysis simple. Okay, तो ये था, other factors remain the same as constant. So based on certain assumptions के basis पे इसका analysis करते हैं। So that's your based on certain assumption. Fifth one, slicing method. Macroeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand, etc. ये क्या है? अभी मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमी बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट। ये स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द होल इकोनॉमी, इट स्टडीज वन पार्ट एट अ टाइम। एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द इनकम ऑफ द होल कंट्री, वी स्टडी द इनकम ऑफ वन पर्सन। होल कंट्री का इनकम है, वन पर्सन का इनकम स्टडी होता है। थिंक ऑफ इट लाइक स्लाइसिंग अ केक। एक केक का एग्जाम्पल,
Slicing a cake into a pieces and studying one piece at a time. तो स्लाइसिंग का मतलब वही हुआ, एक कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट पार्ट है उसका उसका पार्ट्स करके उस एक एक पार्ट्स को अलग अलग से स्टडी करना, दैट्स अ स्लाइसिंग मेथड. Next, use of marginalism pricing. The concept of marginalism is the key tool of microeconomics analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes producers and consumers take economic decisions using this principle. Okay. Use of marginalism principle. Marginal means additional or extra. Marginal means additional or extra. Microeconomics studies the effect of one extra unit. एक extra unit को study करना. जैसे for example, you eat one chocolate and feel happy. Then you eat one more chocolate. The extra happiness from that additional chocolate is called marginal utility. Okay. Businesses also decide production using this principle. समझा? This is a marginal concept. Seventh one, analysis of market structure. Microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly, etc. Analysis of market structure. Macroeconomics studies different types of market. ये सब different types of market है जिसको मैक्रोइकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है. परफेक्ट जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली. एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल समझेंगे, अ वेजिटेबल मार्केट हैज मेनी सेलर्स. अब क्या है, सब्जी सब्जी मार्केट है उसमें क्या है, बहुत सारे सेलर्स हैं. सो इट इज क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन. कंपटीशन होगा ना वहाँ पे, इट इज अ परफेक्ट, वो है परफेक्ट कंपटीशन. अ रेलवे सर्विस इन मेनी कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोपोली. Okay. Now last one, 8 point, limited scope. The scope of macroeconomics is limited to only individual units. It does not deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, tariffs of payment, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. तो macroeconomics का concept limited होता है. Okay. Macroeconomics studies only individual unit. It does not study economy wide problems like inflation, unemployment, poverty, national income, economic growth. These are studies in macroeconomics. ये macroeconomics पढ़ा जाता है. समझा? तो ये थे आपके क्या फीचर्स. रिकैप करेंगे. पहला क्या था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. सेकंड, प्राइस थ्योरी. थर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम. फोर्थ, बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. फिफ्थ, स्लाइसिंग मेथड. सिक्स्थ, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. सेवन, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. एंड एट इज लिमिटेड स्कोप. 7-8 पॉइंट्स लिखकर आना ही है हमें. ओके, सारे पॉइंटर्स को अच्छे से याद करना, उसके अंदर कंटेंट को भी अच्छे से समझना है आपको. ओके. अदरवाइज आज का बहुत इजी था, जो भी हमने कंसेप्ट हमने आज पढ़ा वो बहुत इजी थे. बाकी सब बहुत इजी थे. सो वी विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे एंड फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, फिर हम मैक्रो का चार्ट भी देखेंगे. तो हमने आज फीचर्स तक कंप्लीट किया. टुमारो वी कवर अप अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. Okay class, that's it for today. We will wind up for today. Have any doubts regarding any concept you don't understood, you can freely ask me in the comment section. I will be very happy to help you out. Till then, bye bye, take care.